हाँ जी, अब हम कॉम्प्रेशन का केस देखते हैं, यानी कि संकुचन का। तो अब हम केस देखने जा रहे हैं कॉम्प्रेशन का। इसको बोला जाता है संकुचन। क्या बोलते हैं? संकुचन, यानी कि कॉम्प्रेशन ये बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हुआ क्या है कि ये अपने नेचुरल लेंथ पर था, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर था, इसको हमने कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करके इसको यहाँ तक लेके आए। देखिए नेचुरल लेंथ या नेचुरल पोजीशन जो था ये था। अब हम स्प्रिंग को दबाए हैं तो स्प्रिंग यहाँ तक आया है, इसको ओ मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए। मान लीजिए कि एक्स यूनिट इसको दबाया गया है। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझिए, आप स्प्रिंग के ऊपर बल किधर लगा रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल इधर की तरफ। लेकिन इस जब दबाएंगे तो स्प्रिंग हमेशा इधर की तरफ जाना चाहेगा ना, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगाएगा? इधर की तरफ, ये लगाएगा स्प्रिंग फोर्स। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर की तरफ। विस्थापन किधर हो रहा है? इधर की तरफ। स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रही है? इधर की तरफ। फिर से वही केस आ गया कि दोनों विपरीत दिशा में है, बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर भी जो वर्क डन आएगा ना, तो आप इसे देखेंगे कि यही होगा कि 0 से x और ये F स्प्रिंग और इंटू डी एक्स, यही केस आएगा। तो W बराबर, अरे थोड़ा सा इसको कर लीजिए जैसा हमने किया था ना, कि ये x यानी कि डी एक्स यूनिट ये खिसकाएंगे तो वर्क भी करना कितना करना पड़ेगा? dw ये करना पड़ेगा। इसको 0 से x तक इंटीग्रेट कर दीजिए। जब इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आएगा माइनस के एक्स डी एक्स, और ये 0 से लेके x तक तो ये आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। देखिए जब ये रखेंगे तो आपका यही आएगा। तो यहाँ से भी जो W की वैल्यू आएगी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एलोंगेशन हो या कॉम्प्रेशन हो, दोनों केस में आप देखेंगे कि वर्क डन बाय स्प्रिंग जो आएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। बात समझ में आ रही है? अब एलोंगेशन टू कॉम्प्रेशन का केस अपन देख लेते हैं कि कॉम्प्रेशन टू एलोंगेशन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉम्प्रेशन का मतलब संकुचन से विस्तार हो रहा है, कॉम्प्रेशन टू एलोंगेशन, यानी कि कॉम्प्रेस से एलोंगेट हो रहा है उस टाइम क्या होगा? ठीक है, संकुचन से विस्तार। ये अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या, ये आपकी स्प्रिंग है, ये कॉम्प्रेस है। ठीक है, अब कॉम्प्रेस है, इसके बाद होगा क्या वो देखिए, ये कॉम्प्रेस है। आप जैसे ही हाथ हटाएंगे, अच्छा अब ये बताइए कि ये लगातार फोर्स किधर लगा रहा था? लगातार इधर की तरफ। F स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया बल किधर था? इधर की तरफ हमेशा था। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से हाथ हटाएंगे ना, तो ये तुरंत एलोंगेट होगा। तुरंत क्या होगा? एलोंगेट होगा, यानी कि ये चला जाएगा। अब बात समझिएगा, यहाँ तक जाएगा। ये इसकी कौन सी पोजीशन है? ये इसकी नेचुरल पोजीशन है, क्योंकि जैसे ही नेचुरल लेंथ या नेचुरल पोजीशन, कहने का मतलब जब दबाए रहेंगे और जब छोड़ेंगे तो वो अपने नेचुरल लेंथ तक जाएगी। यानी कि नेचुरल लेंथ ये है, यहाँ तक दबा था, तो विस्थापन ओवरऑल कितना हो रहा है? विस्थापन x यूनिट हो रहा है। यहाँ पर समझिए, F स्प्रिंग द्वारा लगाया गया बल किधर है? इधर की तरफ। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर की तरफ। तो जो वर्क निकल के आएगा वो कितना होगा उसे आप समझिए। यहाँ पर अगर एंगल की बात करें, जैसे देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे W इज इक्वल्स टू, आप लिखेंगे यहाँ पर F स्प्रिंग डॉट dx, आप ये लिखेंगे। ठीक है, अब डॉट आप हटाएंगे, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो W ही आएगा, तो इसको W रहने दीजिए। F स्प्रिंग, अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या है कि जब अपोजिट था तो माइनस के एक्स आया था, लेकिन जब अपोजिट नहीं है, एक ही दिशा में है, तो आप डॉट चाहें तो हटा लीजिए। क्योंकि क्या था पिछले केस में कि एंगल क्या था? 180 डिग्री होता था।
180 डिग्री होने के कारण एफ स्प्रिंग की वैल्यू पिछले केस में जैसे कॉम्प्रेस कर रहे थे या एलोंगेट कर रहे थे उस केस में 180 डिग्री था, इस केस में माइनस के एक्स आता था। लेकिन अगर जो दोनों की दिशा एक ही होगी ना तो एफ स्प्रिंग की जो वैल्यू आएगी वो के एक्स के बराबर आएगी। किसके बराबर? के एक्स के बराबर आएगी। तो आप यहाँ पर रख दीजिए के एक्स और ये डी एक्स, थीटा हटा है तो 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, जब 1 आई है तभी ये के एक्स आया है। ठीक है ना, ये हो गया डब्लू। देखिए चीज़ों को समझिए, यहाँ समझना ज़रूरी है। पिछले केस में इधर और इधर था, अब के केस में दोनों एक ही दिशा में है तो ये होगा। यहाँ से के आ गया बाहर, ये एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से x आप लगा दीजिए, 0 से लेके x तक। जब इसे सॉल्व करेंगे तो w बराबर आएगा प्लस में हाफ के एक्स स्क्वायर। अरे भैया एक बार x की जगह x रखिए, माइनस x की जगह 0 तो 0 आएगा ना, इधर वाला हिस्सा 0 तो केवल आएगा प्लस में हाफ के एक्स स्क्वायर। और आपका ये केस पूरी तरीके से प्रूफ हो गया कि वर्क डन बाय स्प्रिंग इज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव, दैट्स इज ट्रू, मतलब दैट इज फॉल्स। ठीक है ना, मतलब ये क्या है? फॉल्स है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया। देखिए अब मेरी बात ध्यान से समझिए, ये जो केस थे ये कॉम्प्रेशन टू एलोंगेशन या एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन, ये सारा केस हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन दे क्या रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। पीछे हमने आपको बताया था वही क्वेश्चन है, उसी मेथड के ऊपर क्वेश्चन है, उसी ट्रिक के ऊपर है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो ज़रा समझिए। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जैसे ये है, ये कोई स्प्रिंग है, ये पोजीशन है, यहाँ से एक बार यहाँ तक ले जाया जाता है और दूसरी बार यहाँ तक ले जाया जाता है। ये O है, ये A है और ये B है, ये है। यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर डिस्टेंस है, ये 2 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक भी ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वर्क डन, के की वैल्यू दे रखा है, के की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर है, 100 न्यूटन पर मीटर ये दे रखा है। फर्स्ट में ये बोल रहा है कि वर्क डन फ्रॉम O टू A, दूसरे में बोल रहा है कि वर्क डन फ्रॉम O टू B, तीसरे में बोल रहा है कि वर्क डन फ्रॉम A टू B। ठीक है, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे के तरीके से, जो पीछे आपको बताया गया था उसी तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। अगर हम पहले केस की बात करें, O टू A की बात करें तो O टू A आपका आएगा -200 जूल, O टू B आपका जो आएगा वो -800 जूल आएगा और A टू B आएगा -600 जूल आएगा। ये आपका आंसर होगा, एक बार मैच करा लेना। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल होमवर्क के तौर पे आपको दे रहे हैं, मतलब एक होमवर्क दे रहे हैं, वो होमवर्क आप नोट कर लीजिए, आपको बोर्ड स्क्रीन के ऊपर भी दिखेगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा, आसानी से हो जाएगा। इसी के ऊपर बेस्ड होगा ये भी क्वेश्चन, इसे आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। अब आगे का पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे और इसमें देखिए अब हम ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ग्राफ को समझेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसको देखिए। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि ये दिया है एक ग्राफ, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, और ये आपको फोर्स यानी कि बल दे रखा है, ये दे रखा है। और इसका अगर कोई ग्राफ यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कोई ग्राफ हो, जैसे मान लीजिए कि यही कोई ग्राफ है। ठीक है, और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, जैसे इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो जो इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया होगा, ये एरिया यानी कि क्षेत्रफल वर्क डन प्रोवाइड करेगा, यानी कि कार्य प्रोवाइड करेगा, कार्य देगा। ठीक है, हम आपसे ये बोल रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन और बल और विस्थापन से बना जो ग्राफ होगा उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो क्षेत्रफल
कार्य को बताएगा, ठीक है, कि कितना कार्य किया गया है। तो ग्राफ के थ्रू भी हम कार्य कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो वर्क डन यहाँ से निकलेगा वो आएगा एरिया बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एरिया बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन और फोर्स यानी बल के बीच घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल से घिरा क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि बल व विस्थापन से बने ग्राफ का क्षेत्रफल, मतलब इससे जो बना क्षेत्रफल होगा, इस ग्राफ से बना जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वही आपको एरिया यानी वही आपको वर्क डन यानी कि कार्य प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि देखिए हम जानते हैं कि पॉजिटिव वर्क भी होता है, निगेटिव वर्क भी होता है। कार्य को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, एक पॉजिटिव यानी धनात्मक कार्य और दूसरे को हम बोलते थे ऋणात्मक कार्य, ठीक है। अब यहीं पर बात कर रहे हैं कि कब धनात्मक कार्य होता है और कब ऋणात्मक कार्य होता है, इस ग्राफ के थ्रू आप समझिए, ठीक है। ये आपका फोर्स दिया गया है, ये आपका विस्थापन है, बात समझ में आ रही है। ये विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स यानी कि बल है। यहाँ पर एक कोई ग्राफ ऐसे दे दिया गया है, ठीक है, ये ग्राफ है और इस ग्राफ का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा, ये जो क्षेत्रफल देगा, एरिया देगा, इस एरिया से हम देखेंगे कि वर्क डन मिलेगा यानी कार्य मिलेगा और ये जो कार्य होगा वो पॉजिटिव होगा यानी धनात्मक कार्य होगा। यानी कि हम कहेंगे कि अगर बल और विस्थापन से बना ग्राफ है तो विस्थापन से अगर ऊपर है, ऊपर की तरफ ग्राफ बना है तो उसका क्षेत्रफल कैसा आएगा, जो भी क्षेत्रफल आएगा उसके द्वारा कार्य कितना होगा वो पॉजिटिव होगा। कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। वहीं पर अगर बात करें कि ये आपका विस्थापन है और ये आपका बल यानी कि फोर्स है, ठीक है, और आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये ग्राफ है, तो इसका जो क्षेत्रफल मिलेगा, इसका जो क्षेत्रफल यानी कि एरिया मिलेगा, ये एरिया आपको कार्य देगा यानी वर्क डन प्रोवाइड करेगा और ये वर्क डन जो आएगा वो निगेटिव होगा। कैसा वर्क डन होगा, निगेटिव, यानी कि जो कार्य किया जाएगा वो ऋणात्मक कार्य प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही है। तो दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है, विस्थापन से ऊपर ग्राफ है तो कार्य पॉजिटिव यानी धनात्मक होगा, विस्थापन से नीचे ग्राफ है तो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक यानी कि निगेटिव। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम इसके आगे की कहानी समझते हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर अपने को बोल रहा है, जैसे देखिए ये कोई ग्राफ है और यहाँ पर ये ऐसे, ये आपको ऐसे दिया गया है, ये ऐसे और ये ऐसे, इस तरीके से ये विस्थापन आपका है और ये आपका बल है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो देखिए ये घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ये है, ये है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर जो आपको कार्य मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि विस्थापन से ऊपर है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो कार्य मिलेगा वो निगेटिव यानी कि ऋणात्मक मिलेगा। यहाँ से जो कार्य मिलेगा वो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक मिलेगा। यहाँ से जो कार्य मिलेगा वो निगेटिव यानी कि ऋणात्मक मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये दिया गया है, यहाँ पर ये विस्थापन आपका है और यहाँ पर आपका ये बल ये दिया गया है। अब देखिए ये कुछ ग्राफ ऐसा है, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये 10 न्यूटन है, यहाँ पर ये 10 न्यूटन है, यानी कि अधिकतम ग्राफ ऊपर 10 न्यूटन की तरफ गया है। अगर इसकी बात करें तो विस्थापन जो हुआ है वो 2 मीटर हुआ है। विस्थापन कितना हुआ है, 2 मीटर। देखिए यहाँ से
ये वर्क यानी कि कार्य कैसा आएगा, पहली बात है कि कार्य जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ये हमें पहले ही पता चल गया। क्यों? क्योंकि विस्थापन के ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पर जब निकालेंगे एरिया, इसका क्षेत्रफल, तो ट्रायंगल यानी त्रिभुज का एरिया होता है हाफ बेस यानी कि आधार गुणे हाइट यानी कि ऊंचाई, तो आधार गुणे ऊंचाई ये आपका होता है क्षेत्रफल। इसको आप बोल सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट आप ये बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात करें 1/2 आधार यानी कि कितना है 2 मीटर, तो यहाँ पर रखेंगे 2। ऊंचाई कितना है, तो ये ओवरऑल लेंथ कितनी है 10 न्यूटन यानी कि 10 रखेंगे, 2 से 2 गया, ये आ गया 10। ठीक है, एरिया आ गया 10, तो ये क्या हमें देगा वर्क डन यानी कि कार्य, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर 10 जूल कार्य किया गया है, वो भी धनात्मक। कैसा किया गया है? धनात्मक। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा है बस उसको वैसे ही करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं, फिर आगे एक आध क्वेश्चन और हैं उनको भी हम देखेंगे। इसको भी हटा देते हैं। हाँ जी, चलिए, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, एक क्वेश्चन है, ज़रा इसको देखिए। ये आपको कुछ ग्राफ एक दिया गया है, इस तरीके का एक ग्राफ है, ये आपका फोर्स यानी कि बल है, ये दिया गया है यहाँ से कुछ इस तरीके से, ये फिर ये नीचे भी आ जाता है, ये फिर ये त्रिभुज एक बनाया गया है, थोड़ा हम मिला लेते हैं ना, हाँ इस तरीके से, क्योंकि ये हाइट यही जाएगी ये, और फिर ये आपका कुछ इस तरीके से ये है, ये विस्थापन है और ये बल है। नीचे की तरफ भी आएंगे तो ये देखिए, ये दिया गया है 10 न्यूटन, ऊपर भी आपका ये 10 न्यूटन तक ऊपर ग्राफ जाता है। ठीक है, अब हमें ये पूछ रहा है कि वर्क डन बताइए कितना होगा। ठीक है, ये जो फोर्स दिया गया है ये न्यूटन में होगा और ये जो विस्थापन है ये मीटर में होगा। यहाँ पर ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है और ये आपका 5 है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से जो कैलकुलेट करना है वो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, क्योंकि विस्थापन और बल्स के बीच का ये बना हुआ ग्राफ है। यहाँ पर देखिए, अगर हम निकालें W नेट यानी कि टोटल वर्क डन, तो इज इक्वल्स टू आएगा वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, तो 1 वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क डन फ्रॉम 2 to 3, तो 2 to 3, 2 to 3 प्लस वर्क डन फ्रॉम 3 to 4, 3 to 4 प्लस वर्क डन फ्रॉम 4 to 5। ये आपका हो गया। यहाँ से आपका निकल के क्या आएगा, अगर हम इसके एरिया की बात करें तो किसी भी आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, लंबाई 10 है तो प्लस मिलेंगे। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 2 में से 1 घटाएंगे आप, तो 2 में से 1 घटाएंगे फिर प्लस। इसकी बात करें तो लंबाई कितनी है 10, लेकिन नीचे की तरफ है ना, तो यहाँ पर -10 लेंगे। ठीक है, चौड़ाई की बात करें तो 3 में से 2 घटाइए, तो 3 - 2 ये घटाइए प्लस। आगे 3 4 में देखिए ये देखिए हाफ, क्योंकि त्रिभुज है ना तो हाफ। बेस की बात करें तो 4 में से 3 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे। और हाइट की अगर बात करें तो ये हाइट कितनी है 10 है, तो यहाँ पर आप 10 लेंगे। ठीक है, प्लस में अब इसकी बात करें तो नीचे की तरफ है लंबाई, तो -10, और चौड़ाई की बात करें तो 5 - 4, तो 5 - 4 आप ये करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको निकल के आएगा 10 × 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, ये 10 है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, प्लस 1/2 ये रखेंगे इंटू 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा गुणे 10, फिर माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो -10 गुणे 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है,
यहाँ से आप देखेंगे कि 10 एकम 10 माइनस ये भी 10 प्लस 2 पचे 10, ये बनेगा 5 और ये माइनस 10 बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जब निकालेंगे तो 5 में से 10 घटाएंगे तो -5 जूल आएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो जब इस तरीके का फोटो दिखे तो आंसर इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आप कर लेना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप डाल देना। चलिए, ये कुछ इस तरीके से है, ये ग्राफ है, ग्राफ जरा देखिए। हाँ, ग्राफ देखिए, ये आपका कुछ इस तरीके से ये बनाया गया है, फिर ये थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ये आपका इधर की तरफ आ रहा है नीचे, ये ऐसे, और ये कुछ इस तरीके से आपका बना हुआ है। ठीक है, ये आपका जाएगा तो ये 10 न्यूटन ये दिया गया है, ये आपका बल है F और ये आपका विस्थापन यानी कि S है। ठीक है, ये आपका न्यूटन में है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 15 है। कितना? 15 न्यूटन ये दे रखा है। यहाँ की बात करें तो ये देखिए शुरू हो रहा है यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है। हमसे ये पूछ रहा है कि आप वर्क डन बताइए, यानी कि कार्य बताइए, कितना कार्य होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कार्य कैलकुलेट जब करेंगे तो हमने आपको पहले ही बना दिया है, तो ये आपका एक आयत होगा। अगर हम इसकी बात करेंगे, ये तो आयत होगा, लेकिन अगर इसकी बात करेंगे, ये बात करेंगे तो यहाँ से ये आप चाहें तो एक समांतर चतुर्भुज ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया कैलकुलेट कर लीजिएगा, नहीं होगा तो आप इसको ऐसे भी बना के, इसका एरिया अलग से, इसका एरिया अलग से, अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको याद हो तो आप कर लेना। ठीक है, वैसे होता है हाफ, फिर इन दोनों का योग, इन दोनों का योग गुणे इन दोनों के बीच का अंतर, यानी कि इन दोनों के बीच की लेंथ, वो होता है बस। फिर ये आपका त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, इसको भी आसानी से आप कर सकते हैं। नीचे की तरफ जो आपको दिया गया है ये आपका 15 न्यूटन है, तो नीचे की तरफ 15 न्यूटन है। आप आसानी से ये कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर दिक्कत होगी तो आप पूछ लेना, हम बता देंगे। यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है कि वर्क W नेट की वैल्यू क्या होगी। आपको एक बात पता है कि ये पूरा निकल के आएगा, ये पॉजिटिव रहेगा और ये नीचे वाला कैसा रहेगा, निगेटिव वर्क डन। तो आप जब जोड़ेंगे तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो ओवरऑल नेट वर्क डन निकल के आ जाएगा, कुल कार्य निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इतनी बातें हो गई। इसके बाद आपका कुछ होमवर्क इसके बाद दिखेगा बोर्ड स्क्रीन पे, वो वेक्टर का भी होगा और ग्राफ से रिलेटेड भी होगा, उसको आप देख लेना, आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व कर लेना, ज़रूर कर लेना। ये जी, अब हम जिस पोर्शन के बारे में, जिस पॉइंट के बारे में बात करने जा रहे हैं आपसे, वो पॉइंट अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसे आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो कार्य किया जाता है या जो भी कार्य होता है वो 2 तरीके के बल द्वारा किया जाता है। एक जो बल होता है उसको बोलते हैं संरक्षी बल और दूसरे को बोलते हैं असंरक्षी बल, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स आखिर क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और कौन कौन से फोर्सेस हैं, कौन कौन से बल हैं जिनको संरक्षी बल या असंरक्षी बल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बलों के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ फोर्सेस। टाइप ऑफ फोर्सेस यानी कि हम बात करने वाले हैं बलों के प्रकार के बारे में, कि बलों के प्रकार, टाइप ऑफ फोर्सेस। देखिए, अगर हम बल की बात करें तो बल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाता है संरक्षी बल। क्या बोलते हैं? संरक्षी बल, यानी कि इसको बोला जाता है
कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स ये बोला जाता है। और दूसरे को बोला जाता है असंरक्षी बल, असंरक्षी बल। इसको हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम ये बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई कि हम बलों को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं संरक्षी बल और दूसरे को बोलते हैं असंरक्षी बल, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, हम इसमें देखिए, अगर हम संरक्षी बल की बात करें तो हम इसमें बोलते हैं कि एक ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य उसके पथ के गमन पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि उसके पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो इस प्रकार के बल को बोलते हैं हम संरक्षी बल। अगर उसके पाथ पर निर्भर करता है तो असंरक्षी बल। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि यह वह बल है, यह वह बल है जिसके द्वारा किया गया कार्य, जिसके द्वारा किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसमें ध्यान से समझिएगा। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको किसी वस्तु को लेके जाना है, तो आप एक रास्ता ये सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा रास्ता आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, तीसरा रास्ता आप नाचते गाते हुए आप यहाँ पर पहुँचे, आप तीसरा रास्ता ये सेलेक्ट करते हैं। तो ए से बी तक जाने के कई रास्ते होते हैं। ठीक है, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड और इसको हम थर्ड रास्ता ये मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि क्या इनके द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि वर्क डन फ्रॉम फर्स्ट रास्ता इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाई सेकेंड रास्ता इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाई थर्ड रास्ता, यानी कि तीनों रास्तों के द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम संरक्षी बल के द्वारा कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी हम समझेंगे कि कौन कौन सी बल होते हैं जो संरक्षी बल होते हैं, उसको अभी समझ रहे हैं। ठीक है, इतना पहले समझिए। अगर हम असंरक्षी बल की बात करें, अच्छा, संरक्षी बल में आप ले सकते हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, केंद्रीय बल, और इसके बाद प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल यानी कि वैद्युत बल, चुंबकीय बल, ये सारे जो बल होते हैं ये आते हैं संरक्षी बल की कैटेगरी में। अभी हम इसको हटा के अभी लिखेंगे। ठीक है, अब असंरक्षी बल की बात करें तो हम यहाँ पर कहते हैं कि यह वह बल है, यानी कि हम यहाँ पर ऐसे बोल दें ना कि किया गया कार्य, यह वह बल है जिसके द्वारा किया गया कार्य उसके पाथ पर या उसके पथ पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ पर बोल दें बस कि किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, इसके रास्ते पर निर्भर करता है। तो यानी कि ये कैसा बल हो गया? संरक्षी बल। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, हम यहाँ पर अगर वही बात फिर से कर लें कि असंरक्षी बल के द्वारा कार्य हो रहा है, मान लीजिए P से हम Q बिंदु तक किसी वस्तु को लेके जाते हैं, या A से B ही मान लीजिए, क्योंकि जो अभी नोट मिलने वाला है उसमें A से B है। तो यहाँ से आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं और नाचते गाते हुए आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि ये आपका पहला रास्ता, दूसरा और ये तीसरा रास्ता है। तो यहाँ पर जो कार्य आएगा यानी कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाई फर्स्ट रास्ता नॉट इक्वल्स टू वर्क डन बाई ए टू बी फ्रॉम सेकेंड रास्ता इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू वर्क डन बाई थर्ड रास्ता। बात समझिए, यहाँ पे बात समझिएगा। यहाँ पर हम आपसे ये बोल रहे हैं कि अगर संरक्षी बल द्वारा कार्य किया गया है तो सभी कार्य बराबर होगा, चाहे आप किसी भी रास्ते से चले जाएं, लेकिन आपको जाना वहीं तक है।
ठीक है। अगर असंरक्षित बल द्वारा कार्य किया जाता है तो वो कार्य बराबर नहीं होता है, क्योंकि पथ यानी कि रास्ते पर निर्भर करता है। बात समझ में आ गई? तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं, ये नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं, मतलब कौन कौन से फोर्सेस हैं जो संरक्षित बल की कैटेगरी में आते हैं और असंरक्षित बल की कैटेगरी में आते हैं। तो पहले की बात करें तो हम बोल सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो एक संरक्षित बल होता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो केंद्रीय बल यानी कि सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल ये भी संरक्षित बल की कैटेगरी में आता है। इसके बाद अगर बात करें तो प्रत्यास्थ बल जो होता है यानी कि इलास्टिक फोर्स, ये भी संरक्षित बल की कैटेगरी में आता है। वैद्युत बल, तो वैद्युत बल भी यानी कि स्थिर वैद्युत बल ये भी आता है संरक्षित बल की कैटेगरी में। इसके बाद अगर बात करें तो चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल भी आपका संरक्षित बल की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा और भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर संरक्षित बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी होता है संरक्षित बल। केंद्रीय बल, प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक जो स्प्रिंग के अंदर देखने को मिलता है उसको हम इलास्टिक फोर्स बोलते हैं, ये भी आता है संरक्षित बल की कैटेगरी में। सेंट्रल फोर्स की बात करें तो पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में होता है। यहाँ पर वैद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी संरक्षित होता है। मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल ये भी होता है आपका संरक्षित बल की कैटेगरी में, ठीक है। अगर हम असंरक्षित बल की बात करें तो सबसे पहले इसमें आपको देखने को मिलता है घर्षण बल, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, तो घर्षण बल ये होता है। दूसरे की बात करें तो अवमंदन बल, जिसको अपन बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स, तो ये होता है अवमंदन बल। अवमंदन बल यानी कि इसको बोला जाता है डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स ये होता है आपका असंरक्षित बल। इसके बाद बात करें तो श्यान बल, श्यान बल को बोलते हैं विस्कस फोर्स, तो श्यान बल यानी कि विस्कस फोर्स ये भी आपका होता है असंरक्षित बल की कैटेगरी में, ये भी आता है असंरक्षित बल की कैटेगरी में। तो ये होते हैं संरक्षित बल और असंरक्षित बल, तो इसे आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हम बात करने वाले हैं अब ऊर्जा के बारे में। हम ये समझेंगे कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा होती क्या है, ठीक है। देखिए भले आपको थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में, मतलब थोड़ा लेंदी लेक्चर होगा लेकिन लेंदी नहीं होगा, क्योंकि अगर 11th क्लास की बात करें और अच्छे से चीज़ों को आपको समझना है तो यहाँ पर हर एक चीज़ को जानना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं ऊर्जा के बारे में। हम ये समझेंगे कि ऊर्जा यानी कि एनर्जी होती क्या है। ऊर्जा जिसको बोलते हैं एनर्जी। अब एनर्जी यानी ऊर्जा के कई रूप होते हैं, इसको हम समझ रहे हैं। पहले आप एक काम करिए, थोड़ी सी कहानी इसमें समझ लीजिए, ठीक है। देखिए हम बात करने वाले हैं ऊर्जा के बारे में, तो हम थोड़ा सा रीड कर दे रहे हैं, आप उसको देख लीजिए। दैनिक जीवन में सुबह से शाम तक अनेक कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए अनेक स्रोत प्रयुक्त होते हैं, परंतु अनेक ऊर्जाओं का मूल स्रोत मुख्यतः सूर्य होता है, ठीक है, ठीक है। भोज्य पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा, जीव जंतुओं से प्राप्त ऊर्जा, जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आदि अनेक ऊर्जाओं का मूल स्रोत सूर्य ही होता है, ठीक है। तो ये ऊर्जा की बात हो रही थी। अब हम बात करने वाले हैं कि ऊर्जा का फिजिक्स के रूप में यानी कि फिजिक्स में ऊर्जा किसे कहते हैं। तो हम बोलते हैं कि किसी वस्तु के या किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को
ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ये हो गया, बस ये इसकी परिभाषा होती है। ठीक है, एक नोट के रूप में आप देखिए, एक नोट के रूप में हम ये समझेंगे कि किसी वस्तु के अंदर या जितनी जिसके अंदर एनर्जी होती है उतना ही वो कार्य कर पाता है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जिस वस्तु के अंदर जितनी एनर्जी होगी उतना ही वो कार्य करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया। अगर हम बात करें कि ऊर्जा का मात्रक आखिर क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है। यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक जो भी होता है वही होता है कार्य का मात्रक। यानी कार्य का जो मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, और आपको पता है कि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जूल। तो ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, अगर हम ऊर्जा के बहुत सारे फॉर्म यानी कि रूपों की बात करें तो इसमें समझिए, तो ऊर्जा के हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ऊर्जा के स्वरूप, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्वरूप। थोड़ा सा समझ लेते हैं चीज़ों को। ऊर्जा के स्वरूप यानी कि फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्वरूप, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम ऊर्जा के विभिन्न रूपों की बात करें तो इसमें आप बोल सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ये होता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो उष्मीय ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी ये होता है। एक मिनट, दूसरे की बात करें तो उष्मीय ऊर्जा जिसको अपन बोलते हैं हीट एनर्जी। ठीक है, ये होता है। थर्ड की बात करें हम तो प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा जिसको बोला जाता है लाइट एनर्जी। ठीक है, चौथे की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा। देखिए, ये ऊर्जा के रूप हैं। रासायनिक ऊर्जा जिसको बोलते हैं आप केमिकल एनर्जी, ये होता है। इसके बाद बात करें तो वैद्युत ऊर्जा, इसको विद्युत ऊर्जा भी बोला जाता है। वैद्युत ऊर्जा जिसको बोलते हैं अपन यहाँ पर लाइट, वैद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी ये बोलते हैं। इसके बाद आती है ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, और ध्वनि ऊर्जा को बोलते हैं अपन साउंड एनर्जी। क्या बोलते हैं? साउंड एनर्जी। इसके बाद आती है नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जिसको बोला जाता है सोलर एनर्जी। क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी। बात समझ में आ रही है? तो इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उनको हम आगे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझिए, अगर हम ऊर्जा के स्वरूप की बात करें तो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा जिसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, उष्मीय ऊर्जा जिसको अपन हीट एनर्जी बोलते हैं, प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा साउंड एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी, आपका सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी। ये एनर्जी के रूप होते हैं, ऊर्जा के फॉर्म होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि जो ऊर्जा होती है यानी कि एनर्जी होती है, ये तो ना कभी बर्बाद होती है ना तो इसको बनाया जा सकता है। आपको ये पता है, हम केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है ना, एक ऊर्जा खर्च होती है तो वो दूसरे रूप में या दूसरे रूप में बदल जाती है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जैसे यहाँ पर समझिएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें, वैद्युत ऊर्जा की बात करें तो हम इसको क्या करें, हिंदी में लिखने की इंग्लिश में? इंग्लिश में लिख लीजिए।
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल सकते हैं। किसके द्वारा? मोटर के द्वारा। जैसे आपने देखा होगा कि चक्की चलाते हैं या आटा पीसते हैं या पानी मोटर द्वारा पानी चलाते हैं, तो यहाँ पर क्या किया आपने? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल दिया है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो आप मैकेनिकल एनर्जी को आप बदल सकते हैं किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी में किसके द्वारा? जनरेटर के द्वारा। किसके द्वारा? जनरेटर के द्वारा आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी में किसके द्वारा? तो सोलर पैनल के द्वारा। सोलर पैनल के द्वारा आप लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। देखिए ये कुछ बातें हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है। ठीक है। इसको अपन समझ लेते हैं। तो इसको हम हटा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कहानी धीरे धीरे शुरू हो रही है। ठीक है। अब हम यहाँ से समझेंगे इसी के आगे कि जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा ये क्या होती है, और मतलब इन चीज़ों को हम समझेंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अब कि यांत्रिक ऊर्जा आखिर बोला किसे जाता है। देखिए जिस चीज़ की इस चैप्टर में ज़रूरत है वो यही है, यांत्रिक ऊर्जा। इसको बोलते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हम ये बोलते हैं, ये होती है आपकी यांत्रिक ऊर्जा। हम यहाँ पर बोलते हैं कि यांत्रिक कार्यों से प्राप्त ऊर्जा को अपन यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। देखिए हम यहाँ पर ये कहते हैं कि यांत्रिक कार्यों से प्राप्त ऊर्जा, यांत्रिक कार्यों से प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। एक बात तो ये हो गई कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है? यांत्रिक कार्यों से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसी को अपन यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। इसी को हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए हम कहते हैं कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब इसको समझिएगा, हमने क्या बोला कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, या उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा अपन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप समझिए कि जो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा ये किसके बराबर होती है? तो हम कहेंगे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है उसी को अपन यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि ये होती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी
प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि आगे भी हम इसी का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक कार्यों से प्राप्त ऊर्जा को अपन यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, या किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, या उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सारी बातें समझ में आ गई। देखिए, इसके आगे जो हमारी कहानी शुरू होने वाली है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट होगा, तो चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है ना।